स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपका चैप्टर है भक्तिन इसके गद्यांश आधारित प्रश्न करवाने वाला हूं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर वीडियो बनाई है, 200 प्लस वन लाइनर करवाए हैं मैंने आपको उसमें क्वेश्चन, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी और जो आपकी दूसरी बुक है उसके ऑलरेडी हम चैप्टर्स बना चुके हैं, एमसीक्यू भी और एक्सप्लेनेशंस भी, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये गद्यांश है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए और हो सकता है आ भी जाए इसमें से। सेवक धर्म में हनुमान जी, ठीक है, यहाँ से लेकर और इसमें पूरा लक्ष्मण के बारे में अंदर बताया हुआ है और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। तो ये जो पूरा गद्यांश है आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं सीधा प्रश्न की तरफ चलता हूं। तो प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है सबसे पहले, किसकी दशा अपने नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। तो हम सब ने चैप्टर पढ़ा है ये अच्छे से, तो हम बता सकते हैं कि जो भक्तिन है उसकी दशा अपने नाम से मेल नहीं खाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनामधेय गोपालिका की कन्या, ये किसके लिए संबोधन किया गया है। ठीक है, धन की देवी के लिए, भक्तिन के लिए, महादेवी के लिए या लेखिका के लिए। तो ये संबोधन भक्तिन के लिए किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, लेखिका के अनुसार किसको अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ठीक है, भक्तिन को, दरिद्र व्यक्ति को, महादेवी को या ये सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, कि लेखिका के अनुसार किसको अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं कौन बता सकता है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न, शेष इतिवृत्त, ठीक है, इससे लेखिका का क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। आधा वर्णन, संपूर्ण वर्णन, महत्वपूर्ण वर्णन या शेष वर्णन। तो इसका मतलब होगा संपूर्ण वर्णन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगतिन द्वारा अपना असली नाम किसी को नहीं बताने का क्या कारण था। नाम की गुणवत्ता का असर उसके जीवन में कहीं भी नहीं दिखाई देना, नाम का अच्छा ना होना, विमाता की ईर्ष्या द्वेष का होना या समाज से अपनी सच्चाई छिपाना। तो वो अपना असली नाम किसी को क्यों नहीं बताती थी, क्योंकि उसकी नाम का जो मतलब था एक तरीके से वो उसके असली जीवन में कहीं भी नहीं नजर आता था, इसलिए वो नहीं बताना चाहती थी। तो यहाँ पे पहला जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। अब अगला गद्यांश है हमारे सामने, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है, यहां से लेकर छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। ये जो पूरा गद्यांश आया हुआ है, अब यहां से हम प्रश्न देखते हैं क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या मतलब है। वैवाहिक जीवन, अवैवाहिक जीवन, सन्यासी जीवन या मिश्रित जीवन। तो इसका मतलब होता है वैवाहिक जीवन। पहला परिच्छेद हमारा होता है जब हम अवैवाहिक होते हैं और दूसरा परिच्छेद जब हमारा विवाह हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगतिन ने कितनी लड़कियों को जन्म दिया था। तो 3 लड़कियों को जन्म दिया, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। भगतिन के पुत्र न होने पर उसकी सास द्वारा उपेक्षा प्रकट करना किस कारण उचित था। जब उसको बेटा नहीं हो रहा था तो उसकी सास किस तरीके से अपनी उपेक्षा प्रकट करती थी, है ना, एक तरीके से, मतलब ये क्या सही था, किस कारण से हम कह सकते हैं कि ये उचित था। क्योंकि वो स्वयं 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी थी, इसलिए उसको लगता था कि भक्तिन को भी पुत्र ही जन्मने चाहिए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। फिर आगे है, गद्यांश में प्रयुक्त छोटी बहू, ये किसको कहा गया है। ठीक है, छोटी बहू महादेवी वर्मा को, भगतिन को, सास को या छोटी जेठानी को। तो छोटी बहू भगतिन के लिए इस्तेमाल किया गया है गद्यांश के अंदर। फिर उसके बाद है, लीक छोड़कर चलने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, लीक छोड़कर चलना, तो लीक छोड़कर चलने का अभिप्राय है पुरातन तरीके से हटकर, यानी कि पुराने तरीके को छोड़कर अपना नए तरीके से चलना, उसी को हम कहते हैं लीक छोड़कर चलना। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब हमारे सामने एक और गद्यांश है, भगतिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो वा कुंजरो वा। ठीक है, ये यहां से लेकर
और संसार को कैसे चला सकते। ये पूरा जो गद्यांश है, अब यहाँ से हम प्रश्न देखते हैं क्या बन सकते हैं। गद्यांशों का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पहला प्रश्न है, लेखिका ने नरो व कुंजरो वा, ये वाक्यांश किस संदर्भ में कहा। ठीक है, ये जो फ्रेज आया है यहाँ पे, ये किसको मतलब किस संदर्भ में बोला है। महाभारत का प्रसंग बताने के लिए, भगतिन के चरित्र के विषय में बताने के लिए, नर और कुंजर का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या मनुष्य और देवता में अंतर बताने के लिए। तो ये भगतिन के चरित्र के विषय में बताने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, उसके कैरेक्टर को बताते हुए उसने ये वाक्यांश बोला। फिर अगला प्रश्न है, भगतिन द्वारा भंडार घर की मटकी में छिपाकर रखे रुपयों को चोरी ना मानने के पीछे क्या तर्क दिया गया। यह रुपयों का एक स्थान पर संचयन करना है, या यह रुपयों के अपव्यय को रोकना है, यह आपातकाल के लिए बचाई गई राशि है, या यह भगतिन की स्वयं की कमाई है। तो उसमें यह तर्क दिया गया कि ये रुपयों का एक स्थान पर संचयन करना, इकट्ठा करना, पैसों को एक जगह पर इकट्ठा करना। ओके, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लेखिका के क्रोध से बचने के लिए भगतिन क्या करती थी। तो भगतिन क्या करती थी, बात को इधर उधर करके बताती थी। ठीक है, सीधे सीधे नहीं बताती थी, बल्कि बात को इधर उधर करके घुमा फिरा के एक तरीके से वो बताती थी। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। फिर अगला प्रश्न है, भगतिन के जीवन का परम कर्तव्य किसे माना गया। अपना जीवन सुधारना, लेखिका को प्रसन्न रखना, चोरी करना, या लेखिका का विरोध करना। तो भगतिन के जीवन का जो सबसे जो पहला कर्तव्य है वो यही माना गया है हमें, जैसा कि इस गद्यांश से पता चलता है कि जो लेखिका है उसको प्रसन्न रखना था उसे। ठीक है, लेखिका को खुश रखना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भगतिन के शास्त्रार्थ को स्वीकार करना किसके लिए संभव नहीं था। ठीक है, तर्क शिरोमणि के लिए, धर्मराज के लिए, लेखिका के लिए, या भगवान के लिए। ठीक है, तो भगतिन के शास्त्रार्थ को स्वीकार करना किसके लिए संभव नहीं था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या तर्क शिरोमणि के लिए ये इसका आंसर होगा, या लेखिका के लिए ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक और गद्यांश है, भगतिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यहां से लेकर परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे जो है गद्यांश है। अब इसको हम देखते हैं इसके अंदर के प्रश्न कैसे हैं। गद्यांश के अनुसार लेखिका और भगतिन के बीच कैसा संबंध है, तो हमने शुरू में ही देखा था, सेवक और स्वामी का संबंध है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगतिन को नौकर कहना लेखिका को कैसा लगता है। संगत लगता है, यानी कि सही लगता है, उचित लगता है, या असंगत लगता है। तो लेखिका को असंगत लगता है, सही नहीं लगता नौकर कहना उसको। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रकाश और अंधकार का उदाहरण किस लिए दिया गया। दिन और रात में अंतर बताने के लिए, अच्छाई और बुराई का अंतर बताने के लिए, या भगतिन और महादेवी के संबंधों की तुलना के लिए। यस, भगतिन और महादेवी वर्मा इनका जो संबंध था, ठीक है, उसकी तुलना करने के लिए यहाँ इस गद्यांश के अंदर अंधकार और प्रकाश का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, लेखिका के जीवन को कौन घेरे हुए है। भगतिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व, तुम्हें पता ही है भाई, वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली थी। स्वयं का एकाकीपन, या दुखों का घेरा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेखिका के जीवन को जो भगतिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, जो स्वतंत्र रहने की, वो घेरे हुए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम किसके कारण से प्रकट होते गए। उच्च साहित्यकार के कारण, विशिष्ट रचना साहित्य के कारण, अध्ययनशील प्रवृत्ति के कारण, या भगतिन के कारण। तो भगतिन के कारण ये जो लेखिका थी, इसकी जो पर्सनैलिटी के जो अनछुए आयाम थे, बहुत सारे ऐसे अनछुए आयाम, ये कैसे कैसे धीरे धीरे प्रकट होते गए, भगतिन के ही कारण। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला गद्यांश है, मेरे परिचितों, मैं आपको सारे लगभग इंपॉर्टेंट गद्यांश करवा रहा हूं इस वीडियो में। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भगतिन विशेष परिचित है। फिर यहां से लेकर, पर आदर भाव नहीं किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, लेखक जो लेखिका है वो बता रही है कि भगतिन किस किस को जानती है। तो पहला प्रश्न है, भगतिन विशेष रूप से किन से परिचित है। केवल लेखिका के सगे संबंधियों से, या लेखिका के परिचयों और साहित्यिक बंधुओं से। यस, ये सही हो जाएगा, जिसको लेखिका जानती है, और जो लेखिका के साहित्यिक जो दोस्त हैं उनको भी भगतिन जानती है, परिचित है। भगतिन की साहित्यकारों के प्रति सम्मान और सद्भाव की भावना किस पर आधारित थी। स्वयं की इच्छा पर,
लेखिका की सोच पर, उनके साहित्य पर या उनकी रचना की संख्या पर? तो लेखिका की सोच पर जो है ये आधारित थी, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखिका को क्या विस्मित कर देता है? भगतिन की पाक कला, भगतिन का व्यक्तित्व, भगतिन की सहज बुद्धि या भगतिन की वेशभूषा? तो जो भगतिन की सहज बुद्धि थी, जो उसका ब्रेन है, जो उसका दिमाग है, जो सोचने समझने की क्षमता, ये लेखिका को विस्मित कर देता है। फिर अगला प्रश्न है, भगतिन साहित्यकारों को कैसे स्मरण करती है? साहित्यकारों को कैसे याद करती है? उनके आकार प्रकार से, उनकी वेशभूषा से, उनके नाम के अपभ्रंश से या उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी आप सभी को। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।